आप उम्मीद है सब लोग देख लिए होंगे और रिवाइज भी कर लिए होंगे। अब उसके आगे हम आपको बताने वाले हैं एम्ब्रायोजेनेसिस, इसका क्या रोल है। तो एम्ब्रायोजेनेसिस इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भ्रूणोद्भव, ठीक है। एम्ब्रायोजेनेसिस को क्या बोलते हैं, भ्रूणोद्भव। ये जो भ्रूणोद्भव का जो प्रोसेस है, एम्ब्रायोजेनेसिस का जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, वो हर ऑर्गेनिज्म के लिए, चाहे वो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म बॉडी के लिए। तो चूंकि हम लोग प्लांट्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम लोग प्लांट्स से ही शुरू करते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो। पहले चैप्टर में भी हम लोग एनिमल्स के ऊपर इसका देख चुके हैं। इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म बॉडी में, किसी भी ऑर्गेनिज्म बॉडी में एम्ब्रायोजेनेसिस का होना एक सामान्य प्रोसेस, यानी कि सब में ऐसा होता है। होता क्या है इसमें कि जीव शरीर के अंदर जायगोट या ह्यूमनस का जो है एम्ब्रायो तक उसका विकास होता है, यानी उसका डेवलपमेंट होता है। और ये जो अवधि है ना, जायगोट से लेके एम्ब्रायो तक के बनने का, इस बीच के अवधि को हम लोग एम्ब्रायोजेनेसिस कहते हैं। तो इसको हम लोग परिभाषित भी कर सकते हैं। सामान्यतः जीव शरीर के अंदर जायगोट से लेकर भ्रूण तक के विकास की प्रक्रिया को ही भ्रूणोद्भव या एम्ब्रायोजेनेसिस कहते हैं। किसी भी जीव शरीर में, चाहे वो हम लोग प्लांट की बात कर रहे हैं तो हम लोग प्लांट को भी लेके चलेंगे, एनिमल्स की बात करेंगे तो एनिमल्स को भी लेके चलेंगे। तो ये एक सामान्य प्रोसेस जिसमें कि सबके साथ इस तरह का डेवलपमेंट होना ही है। क्योंकि पहले अध्याय में, एक्सरसाइज में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले क्या होता है, कि सबसे पहले कि कोई गैमीट फ्यूजन करता है। गैमीट फ्यूजन कर लेता है तो क्या बनाता है, जायगोट बनाता है। जायगोट के बाद क्या बनता है, एंडोस्पर्म, फिर एम्ब्रायो सैक, फिर एम्ब्रायो, और उसके बाद या तो सीड बनेगा या तो ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होगा। यहां पर देखिए, अब हम आपको दिखाते हैं कि मान लेते हैं सपोज कि ये कोई गैमेट्स, ठीक है, गैमेट्स है, उसका फ्यूजन हुआ तो क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। जायगोट के बाद क्या बनेगा, एंडोस्पर्म, उसके बाद एम्ब्रायो सैक, उसके बाद एम्ब्रायो, और उसके बाद ऑर्गेनिज्म बॉडी। अगर एनिमल है तो, क्योंकि हम लोग प्लांट को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे सीड, ये डिफरेंस है जाता है। क्या लिख सकते हैं, ये किसके लिए है, एनिमल्स के लिए ऐसा होता है और प्लांट्स के लिए ऐसा होता है। तो यहाँ पे हम सामान्य डिफरेंसेस को आराम से यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। जैसा कि किसी को और डिटेल्स में समझना है, जिसको हम लोग गैमेट्स को युग्मक बोल देते हैं, इसको हम लोग युग्मनस बोल देते हैं, इसको भ्रूणकोश, भ्रूण, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है जीव शरीर, एनिमल्स के लिए, प्लांट के लिए बीज। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर इस तरह का जो डेवलपमेंट हम लोग देखते हैं वो एक सामान्य प्रक्रिया का निर्धारण है। यानी कि जीव के विकास का क्रम अगर कहीं से शुरू होता है तो वहां पे गेनेटिक फ्यूजन से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे एक एक प्रक्रियाओं को पूर्ण करता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एम्ब्रायोजेनेसिस का प्रोसेस जो यहाँ से शुरू होगी वो कहाँ तक पहुंचता है, एम्ब्रायो तक।
ठीक है। तो ये जो एक लंबा प्रोसेस है, सामान्य जीवों में बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जिनमें इस तरह के प्रोसेस बहुत जल्दी समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जीवन अवधि कम होती है, उनका फर्टिलाइजेशन का जो रेशियो होता है वो स्पीड होता है बहुत ज़्यादा, किसी में इसका अवधि अलग अलग होता है। कहने का मतलब ये हो गया कि हर जीव में इस तरह के डेवलपमेंट का समय सीमा अलग अलग होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग समझ जाते हैं कि किसको क्या मान के चलना। तो यहाँ पे हम लोग ये चीज सीखे कि जीव शरीर के अंदर जायगोट यानी कि युग्मनज से लेके भ्रूण यानी कि जायगोट से लेके एम्ब्रायो तक का जो डेवलपमेंट होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे एम्ब्रायोजेनेसिस यानी कि भ्रूणोद्भव। तो पिछले बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ते पढ़ते हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं और अब हमारा प्रोग्राम यहाँ पे आके स्टार्ट होगा फिर यहाँ से, यानी कि सीड, प्लांट के सीड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अब डिस्कस हम लोग का अगला टॉपिक में क्या होगा, प्लांट सीड यानी कि पौधे के बीज के बारे में पढ़ेंगे कि पौधे के बीज कैसे निर्मित होते हैं। तो यहाँ तक होने के बाद अब चलते हैं प्लांट सीड। पादप बीज किसी भी पौधे का डेवलपमेंट का अंतिम चरण यानी कि जो लास्ट स्टेज होता है लैंगिक जन्म करने का, वो पौधे का यहाँ पे आके उसका एंडिंग हो जाता है, यानी कि बीज बन गया मतलब आगे की सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी है। जो कि फर्टिलाइजेशन हम लोग देख चुके हैं, फर्टिलाइजेशन प्लांट में कैसे होता है, डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा, बीज बनेगा। तो अब हम लोग समझ लेते हैं कि पौधे में बीज का निर्माण कैसे होता है। तो प्रोसेस वही है जो पीछे हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पर हम लोगों का एम्ब्रायोजेनेसिस का प्रोसेस कंप्लीट करेगा और यहाँ पे हम लोग पहुंच जाएंगे बीज तक। तो बीज क्या है, बीज क्या है, बीज जो है वो पौधे के लैंगिक जन्म का अंतिम परिणाम यानी कि लास्ट स्टेज जो होता है वो पौधे का बीज ही होता है। अब हम ये कह सकते हैं कि जब हम सीड या बीज की बात करते हैं तो प्लांट में दो तरह के सीड होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं मोनोकॉट सीड और एक को हम लोग बोलते हैं डाइकॉट सीड। मोनोकॉट को हम लोग क्या बोलेंगे, एक बीजपत्री, इसको हम लोग बोलेंगे द्विबीजपत्री। हर पौधे में बीज की संरचना अलग अलग होती है, बीज का आकार अलग अलग होता है, बीज के निर्माण का क्रम भी अलग अलग होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर हम बीज की बात करें तो यहाँ पे सामान्य रूप से सभी प्रकार के पौधे में बीज बनेगा, चाहे वो मोनोकॉट के रूप में बने चाहे वो डाइकॉट के रूप में बने, बीज बनेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बीज के बारे में कि बीज लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम। सभी प्रकार के पुष्पीय पौधे में बीज का निर्माण सामान्य रूप से होता है। सामान्य रूप से ही होता है। अब हम ये कह सकते हैं, दो चीजें हम आपको बताए थे कि दो तरह के पौधे में हम लोग बीज देख सकते हैं। एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट जिसको हम लोग कहते हैं आवृत बीजी पौधे, और दूसरा एक पौधा था अनावृत बीजी पौधे।
ये हम कह सकते हैं कि एक का जो बीज हुआ करता था उसके बीज के ऊपर कवर होता था, सीड कोट। एक जो होता था बिना बीज के लेयर वाला होता था, यानी उसके ऊपर कवर नहीं होता था। तो वो सब भी समान रूप से डिपेंड करता। तो आवृत्त बीजी और अनावृत्त बीजी पौधे दो ही ऐसे पौधे की प्रजातियां हैं जिनमें बीज का निर्माण होता है। ठीक है। पुष्प के अंडाशय के अंदर पाए जाने वाले गोल दानेदार संरचना को ही बीजांड कहते हैं। एक परिपक्व बीजांड ही पुनः बीज में परिवर्तित हो जाता है। पहले भी आपको जस्ट एक दो दिन पहले हम लोग बीजांड की चर्चा की है, और बीजांड से ही क्या बन जाता है? बीज। ठीक है, नोट कीजिए। बीजांड से ही बन जाता है बीज। अब हम आपको बताते हैं कि बीजांड से बीज बनने के बाद हम उसके टाइप पे चर्चा करेंगे, जो कि हमने बताया आपको कि बीज दो तरह के होते हैं। पहला मोनोकॉट, दूसरा डाइकॉट। हेडिंग बना लीजिएगा, बताते हैं इसको। अब जैसे मोनोकॉट सीड, एक बीज पथरी बीज, तो वैसे बीज जिसमें केवल एक ही बीज पत्र पाया जाता है, उसे मोनोकॉट सीड कहते हैं। फर्स्ट, तो किसमें ऐसा मिलता है? फॉर एग्जांपल लेते हैं, तो ऐसा होता है गेहूं के बीज में, मक्का, गेहूं का प्लांट हो गया, या फिर मक्के का प्लांट है, धान के प्लांट है, इस सब में। दूसरा डाइकॉट सीड, द्विबीजपत्री, जहां पे हमने इसको कहा एक बीज पत्र पाया जाता है, इसमें क्या होगा? दो बीज पत्र पाए जाते हैं। वैसे बीज जिसमें दो बीज पत्र उपस्थित होते हैं उसे द्विबीजपत्री कहते हैं, यानी कि डाइकॉट। इसमें कौन आएगा? जैसे मटर, जैसे चना एवं अन्य दलहन पौधे। अब बहुत ही आसान है इसको समझना। जैसे आप देखे होंगे चने का बीज या मक्के का बीज, या फिर आप देखते हैं गेहूं का बीज, मटर के बीज, इन सब में क्या समानता असमानता है? आप देखोगे
कि जब हम चने के छिलके को, उसके कवर को हटाते हैं तो देखते हैं क्या कि वो दो भाग में बंट जाता है, जबकि ऐसा मक्के के साथ, गेहूं के साथ, धान के साथ संभव नहीं है, फिर मटर के साथ हो जाता है और दलहन वर्ग के सभी पौधों में हो जाता है, मूंगफली में भी देखो हो जाता है। तो जिसमें दो बीज पत्र होगा वो दो भाग में बट जाएगा, और जिसमें दो बीज पत्र नहीं होगा वो सिंगल ही रहेगा, वो डिवाइड, छिलका हटाने के बाद भी डिवाइड नहीं होगा। तो इस प्रकार हमको पता चल जाता है कि एक बीजपत्री किसको कहेंगे और दो बीजपत्री किसको कहेंगे। क्लियर हो गया? अब हम लोग चलते हैं आगे। हम लोग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है बीज के बाद फ्रूट का, यानी कि फल। पौधे में बीज का निर्माण हो गया, फल का निर्माण भी हो। पौधे में फल का निर्माण होना या फल का बनना एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है, सभी पौधे में ऐसा होता है, जो भी पुष्पीय पौधे वाले प्लांट है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि पौधे का कौन सा हिस्सा फल में बदल जाता है। यहाँ पे एक फिगर हम ड्रॉ कर रहे हैं दिखाने के लिए। आपको याद होगा कि पिछले क्लास में हमने आपको बोला था कि इसमें फ्लावर के अंदर एक ओवरी होता है, इसको हम बोलते हैं अंडाशय। एक भाग होता है बीजांड, जिसको बोलते हैं ओव्यूल। एक भाग होता है ठीक है, एक भाग होता है थैलेमस, पुष्पासन। एक भाग होता है कैलिक्स, दलपुंज। अब आप सोच रहे होंगे कि फल में इन सब चीजों का हम नाम क्यों लिख रहे हैं, तो आपको बताते हैं फल का जरूरत पड़ेगा क्यों। ओभरी या अंडाशय, किसी भी फल का निर्माण किससे होता है? किसी भी फल का निर्माण किससे होता है? अंडाशय से। अंडाशय से क्या बनता है? फल। और बीजांड से क्या बनता है? बीज। बीजांड से क्या बनता है? बीज। फिर अब आप लोग सोच रहे होंगे चलो इससे फल बन गया, इससे बीज बन गया, तो इस दोनों से क्या बनता है? इन दोनों से भी बनता है फल। ठीक है। अब अंतर इतना है कि इससे यानी कि ओवरी से बनता है सत्य फल, यानी कि ट्रू फ्रूट, और इससे बनता है फॉल्स फ्रूट, यानी कि असत्य फल। यानी कि पुष्प के पुष्पासन, दलपुंज और अंडाशय तीनों से फल बनते हैं, लेकिन ज्यादातर पौधे में फल का निर्माण मुख्य रूप से किससे होता है? अंडाशय से होता है। और किसी किसी पौधे में पुष्पासन और दलपुंज से भी होता है। बहुत ही आसान पहचान है, कैसे पहचान लेंगे कि अंडाशय से बना और ये पुष्पासन या दलपुंज से बना है। जो अंडाशय से बनता है, देखिए ये अंडाशय का एरिया है, उसके अंदर क्या है? बीज। तो जो अंडाशय के अंदर, जो अंडाशय से निर्मित हुआ, उसके अंदर निश्चित रूप से बीज पाया जाएगा। लेकिन जिसका भी निर्माण थैलेमस या दलपुंज से हुआ है, उसके अंदर क्या होगा? बीज नहीं होगा। ये सबसे आसान तरीका है पहचान करने का। तो यहाँ पर हम चर्चा करके समझ गए कि किससे किसका निर्माण होता है। अब आपको दिखाते हैं आगे। इसको परिभाषित कर लेते हैं कि सामान्यतः पुष्पीय पौधे में फल का निर्माण मुख्य रूप से
अंडाशय या ओवरी से होता है, अंडाशय या ओवरी से होता है, परंतु कुछ पौधे में फल का निर्माण पुष्पासन या दलपुंज से भी हो जाता है। पुष्पासन या दलपुंज से भी हो जाता है। जिन फलों का निर्माण अंडाशय से होता है उसे सत्यफल एवं जिनका निर्माण पुष्पासन या दलपुंज से होता है उसे औषधीय फल। ठीक है, फिर से समझ लीजिए कि सभी सामान्य पौधे में जो भी पुष्पीय पौधे होते हैं उसमें फल का निर्माण होता है अंडाशय से, लेकिन ऐसा नहीं है कि अंडाशय के अलावा किसी और चीज से नहीं होगा। तो अंडाशय के अलावा किससे हो जाएगा? पुष्पासन से भी होगा, दलपुंज से भी होगा, दोनों से होगा। लेकिन आपको ध्यान में ये समझना है कि बहुत सारे पौधे में जिनमें अंडाशय से फल का निर्माण हुआ उसको सत्य फल माना जाएगा, और जो अंडाशय यानी कि अंडाशय से नहीं बना, पुष्पासन या दलपुंज से बना, उसको हम लोग क्या कहेंगे? औषधीय फल कहेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग जानेंगे कि एक परिपक्व फल में कौन कौन से पार्ट होते हैं। ठीक है, तो हम लोग का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ फ्रूट, फल के भाग। कौन कौन से भाग होते हैं? तो यहाँ पे एक फिगर हम ले लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं फिगर। जब एक परिपक्व फिगर के बारे में हम बात करते हैं तो उसमें कई चीजें एक साथ नजर आती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, इसमें फल का एक भाग होता है पेरिकार्प। पेरिकार्प को बोलते हैं फल भित्ति, फिर बोलते हैं एपिकार्प, बाह्यफल भित्ति, उसके बाद मेसोकार्प, मध्य फल भित्ति, एंडोकार्प, अंतःफल भित्ति, और लास्ट में सीड या बीज। तो एक परिपक्व फल में इतने सारे भाग होते हैं, एपिकार्प, पेरिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प और सीड। ठीक है, अब हम लोग ये देखेंगे तो इस तरह से फल के तीन महत्वपूर्ण भाग इसमें से हो जाते हैं। एक पहला एपिकार्प, दूसरा मेसोकार्प और तीसरा एंडोकार्प। इन तीनों में ही सारी बातें आ जाती है, इसलिए फल के तीन प्रमुख भाग इनको कह सकते हैं। तो बोल सकते हैं फल के प्रमुख तीन भाग हैं। एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। ये तीन भाग हो गए, एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। एक एक करके हम इसके बारे में जान लेते हैं।
यह फल का बाहरी भाग है जो फल को चारों ओर से घेरे रहता है। एपिकार्प कहलाता है। ठीक है, दूसरा नोट करते जाओ। मेसोकार्प, यह फल का मध्य भाग है जो गूदेदार एवं रसीला होता है। फल के इसी भाग को खाया जाता है। फल के इसी भाग को खाया जाता है। मेसोकार्प कहलाता है। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट थर्ड है एंडोकार्प, अंतिम भाग जो बीज से सटा हुआ होता है। यह फल का आंतरिक भाग है जो बीज के समीप स्थित रहता है। एंडोकार्प कहलाता है। नोट कीजिए। नोट कर लिए। तो हम लोग जान लिए कि एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प क्या होता है। अब हम लोग देख लेंगे कि फलों का पकना जो है वो क्या है। रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स को यहाँ समझिए कि जब कोई फल प्रारंभिक अवस्था में देखो उसका रंग कैसा होता है, उसका रंग होता है हरा, चाहे वो कोई भी तरह का फल हो, लेकिन बाद में उसका रंग बदल जाता है जैसा कि वो उसका रंग होता है। ठीक है, जैसे सेब शुरुआत में उसका रंग भी हरा होता है लेकिन बाद में हो जाता है लाल रंग का। नारंगी भी शुरू में हरे रंग का, बाद में हो जाता है पीले रंग का। तो वो रंग जो बदलता है वो फल के पकने की पहचान है। और ऐसा किसके कारण होता है? क्रोमोप्लास्ट के कारण। तो फल का क्लोरोप्लास्ट बदल जाता है क्रोमोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट बदल जाता है क्रोमोप्लास्ट जब फल पकने के तैयार में होता है। प्रोपैक्टिन घुलनशील हो जाता है और इसके कारण फल का जो कठोर भाग होता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है? मुलायम होने लगता है। उसके बाद फलों का विशिष्ट प्रकार का जो स्मेल होता है, जो गंध होता है, फल जब पकने लगेगा तो एक विशिष्ट प्रकार का गंध उसमें आना शुरू हो जाता है। और स्टार्च, फल का स्टार्च जो है वो घुलने लगता है और शर्करा में बदल जाता है। ठीक है, और उसके बाद फल के शुष्क भार में भी कमी, यानी कि फल के शुष्क भार में भी कमी आने लगेगी जब फल पककर तैयार हो जाएगा। तो आज आपको हम यहाँ पर बीज और फल के बारे में हम लोग डिस्कस कर दिए इस टॉपिक में। लगभग ये अध्याय अब आपका समाप्त होने पर है और नए अध्याय की शुरुआत होगी जेनेटिक्स के साथ। बहुत बड़ा चैप्टर है, मजेदार चैप्टर भी है, थोड़ा सा हैवी चैप्टर भी बोल सकते हो उसको, क्योंकि बहुत सारा थॉटिकल उसमें टॉपिक्स है। तो उसको समझने के लिए, देखने के लिए लगातार हर टॉपिक्स को बारीकी से देखना और समझना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग लगातार जो है सभी बताए गए टॉपिक्स को देखिए। एक आध और क्लास होगा तो शायद ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग जेनेटिक्स को शुरू करेंगे। ठीक है, कल पुनः 11 से 12 में उपस्थित रहिएगा। अगर नेटवर्क कनेक्शन अच्छा रहा तो कल आपको हम लाइव दे सकते हैं।
ठीक है, बाकी पढ़ते रहिए, देखते रहिए, समझते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।